तो हाँ भाई बच्चों, हमने 4th लेक्चर में पढ़ा था ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज और एक पढ़ा था हमने इनफर्टिलिटी। उसी बात को हमें आगे बढ़ाना है। उसके बाद में टॉपिक है ART। लास्ट टाइम हम इनके बारे में थोड़ा सा बता गए थे। हाँ, एक आपको हमने डिजीज का नाम बताया था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का, उसकी एक स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक थी जो मैं आपसे कह रहा था। सेंट्रोइड है, शेंट्रोइड है, कॉन्ट्रोइड नहीं है वो, सेंट्रोइड। जो सेंट्रोइड का कास्ट तो वही है जो हीमोफिलस ड्यूबी, जो मैंने आपको बताया था, बिल्कुल वैसे कोई मिस्टेक नहीं है। हीमोफिलस ड्यूबी वही थी, हीमोफिलस ड्यूबी, कैंट्रोइड, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये मैंने कहा था ना आपसे, कुछ एच यूज कर लेते नहीं करते, एक्चुअली में ये स्पेलिंग और कोई बात नहीं, वो एक सिंपल बात थी, इसलिए मैंने ये बात किया। अच्छा, दूसरा एक चीज बताऊँ, अगर यही बात चालू हुई तो इसी बात बता दूँ, जो सिफिलिस के अंदर भी पिस्ट्यूल बनते हैं, इसके अंदर भी पिस्ट्यूल बनते हैं। इस डिजीज में होता क्या है कि जो जेनाइटल रीजन होता है वहां पर एक दो मार्क्ड पेनफुल की कंडीशन होती है और पिस्ट्यूल बन जाते हैं। ब्लिस्टर, पिस्ट्यूल, ब्लिस्टर, वो कुछ टाइम बाद में क्या हो जाते हैं, हार्ड। कैसे हो जाते हैं, हार्ड, जिन्हें कहते हैं शैंकर, जिन्हें शैंकर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, शैंकर, उसके नाम पर नाम पड़ा है शैंकर। आप बताऊं, शैंकर जो हार्ड मस्से टाइप के जो हैं, जो ये जो हैं सिफिलिस में भी बनते हैं, जब वो लेटर स्टेज की बनती है, उनके अंदर पेन कंपेटिवली कम होता है बजाय इनके। पर ये तो एक जो है पैथोलॉजी के अंदर, या आपको बताऊं मेडिकल के अंदर जो मेडिसिन है वहां पे पढ़े जाएंगे, अभी का इशू नहीं है। ये बात लास्ट टाइम बता के गया था, अब फिर से वही बात बता दूं, ठीक है। तो इस पर ध्यान देख रहे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में हमारी बारी थी इनफर्टिलिटी। ये कहा था मैंने, आप चाहें तो इनफर्टिलिटी को भी दो केस में बांट सकते हैं, हालांकि पढ़ाया गया था ना, आप चाहें तो वो भी दो केस में बांट सकते हैं, एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी वो होती है जो कि प्राइमरी कौन सी होती है, वो ऐसी होती है जब कपल के अंदर कभी भी कंस्यूमेंट नहीं हुआ, यानी वुमेन के अंदर कभी भी कंस्यूमेंट नहीं हुआ, यानी हो सकता है इसका कोई काज जो है जेनेटिक बैकग्राउंड भी हो सकता है, ये है कहानी। यानी कभी भी कंस्यूमेंट नहीं हुआ, ओवरी में खराबी हो सकती है, या मेल के केस में जो है एजियोस्पर्मिया, एब्सेंस ऑफ द स्पर्म भी हो सकता है, और भी बहुत से काज हो सकते हैं। तो ये है। और जो ये सेकेंडरी होती है उसको कहते हैं उस इनफर्टिलिटी को जिसमें क्या होता है, या तो एक बच्चा पैदा हो चुका हो, या उसमें डेफिनेटिव कम होता है, 100% श्योरिटी है कम से कम एक बार मिसकैरिएज हुई हो। क्या हुआ, कम से कम एटलीस्ट one time there had been the miscarriage, यानी मिसकैरिएज कहते हैं अबॉर्शन। ऐसे नहीं कि वैसे ही मन बना दिया कि मिसकैरिएज है, डेफिनेटली हो मिसकैरिएज, उसको कहते हैं सेकेंडरी, ये होती है। तो ठीक है, ये चीजें बताई थी आपको। अब लास्ट में है ये अभी जो आपको मैंने बताया था ART। मान लीजिए किसी कपल को बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, इनफर्टिलिटी है, या वो आगे जाकर के स्टेरिलिटी हो गई, एंडोमेट्रियोसिस जनरली एग्जाम्पल किसका माना जाता है, स्टेरिलिटी का, ये टर्म। और एंडोमेट्राइटिस जो हम आपको बता गए थे वो जो है इनफर्टिलिटी का, यानी सीवियर कंडीशन स्टेरिलिटी। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, अब मान लो किसी बच्चे के अंदर क्या है, किसी पेरेंट्स के जो माँ बाप होते हैं बच्चों के, उनको पेरेंट तो कहेंगे, तो मैं ये कहता हूँ। और उससे पहले क्या वो कपल होता है, तो जो कपल के कोई भी बच्चे नहीं है मान लो, और उन्हें पेरेंटहुड चाहिए, तो पेरेंटहुड करने के लिए मेडिकल साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी जो इनफर्टाइल कपल है
वो उन टेक्नोलॉजी के सहारे कंज्यूमेंट अचीव कर सकता है, कंज्यूमेंट। और कंज्यूमेंट अचीव कर लेगा तो देयरफॉर टू हैव चिल्ड्रन, टू हैव चिल्ड्रन। तो जो ऐसी जो टेक्नोलॉजी है उनको कलेक्टिवली नाम दिया, ये कोई एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये कई सारी टेक्नोलॉजी हैं। उस कपल के लिए कौन सी सूटेबल होगी वो हम इसमें देखेंगे, या डिसाइड किया जा सकता है, या कौन सी किस जगह पे अवेलेबल है, या कौन सी उसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव रहेगी, कौन सी अफोर्डेबल रहेगी, या किसको वो बियर कर सकते हैं, या किस चीज के लिए उनका जो मन गवाही दे रहा है, यानी कहने का मतलब जो एथिकल रूप से सही मान रहा है उसको। कुछ चीजों को कुछ लोग जो एथिकल नहीं मानते, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो ART है, एक टेक्नोलॉजी में ये कई है, उनके बारे में बता। तो वो उनका नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो ये है टॉपिक हमारा ART। ART का बेसिक एम क्या है मैंने आपको बता दिया। बेसिक एम क्या है? इट हेल्प दी, आप राइट करना चाहें तो लिखिए, यही बात तो है। इट हेल्प दी, अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो ऐसे लिखिए, इट हेल्प दी इनफर्टाइल कपल, इट हेल्प दी इनफर्टाइल कपल टू कंसीव and therefore to have children when natural process of concealment do not occur। जब नेचुरल प्रोसेस ऑफ कंसीवमेंट ना हो रहा उससे, नेचुरल प्रोसेस ऑफ कंसीवमेंट इज नॉट अकरिंग, तो ऐसी कंडीशन के लिए किसका सहारा लिया गया है? ART टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी हेल्प करती है उस इनफर्टाइल कपल को, ताकि वो कंसीव कर सके और उसके जो इच्छा थी पेरेंटहुड होने की, यानी बच्चा पैदा होने के बच्चे हो जाएं। अदरवाइज में बच्चे तो हो नहीं रहे थे, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस ऑफ कंसीवमेंट से तो हो ही नहीं रहा था। तो उसको टाइड ओवर इस टेक्नोलॉजी से किया जा सकता है। अब ये कितने प्रकार की होती है वो नाम सुन लीजिए, मैं बताता हूँ। जैसे इसमें है, एक है, कई है, जैसे मैं लास्ट टाइम बता गया था, उसमें बारी बारी से देख लूंगा। जैसे एक है AIT का मतलब है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये फर्दर दो प्रकार की होती है यहां पर। एक है AIH और एक है AID। इस टेक्नोलॉजी को बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। डॉक्टर आप जानते हो ना, ह्यूमन के अलावा कुत्ता बिल्ली यानी जानवरों के भी होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेटरनरी सर्जन। वेटरनरी सर्जन में जो डिग्री मिलती है वो होती है BVSc and AH, यानी बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये पीछे का वर्ड नोट करना, ये क्या था? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है कि उसमें ऐसे आर्टिफिशियल मेथड इस्तेमाल किए गए थे जिससे सुपीरियर क्वालिटी की ब्रीड बनाई गई थी। क्योंकि जो पशुपालन होता है फार्मर्स के लिए, तो उसमें क्या थी? ऐसी बनाई थी। जैसे आज भी आपके सिलेबस में आगे जाकर के आप देखेंगे, जैसे कुछ एक वैरायटी है जो कि NDRI ने बनाई है, करनाल ने NDRI। देखिए CDRI तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट तो कहां पर है?
अब देखा था इमरजेंसी पिल, सहेली पिल वगैरह जो बनाई थी, सहेली पिल्स जो कहाँ बनाई थी, CDRI लखनऊ में है, और ये NDRI है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, ये रहता हूं। तो करनाल के अंदर एक गाय जिसे कहते हैं काऊ, उसकी एक बहुत अच्छी वैरायटी बनाई गई थी जिसे कहते हैं, आपके सिलेबस में आगे वो AIPMT में भी आया हुआ है क्वेश्चन, वो थी वैरायटी का नाम है कर्णफिश। उसमें क्या था कि एक जो साहिवाल काऊ तो इंडिया की है गाय, और जो बुल था ऑफ USA, वो था स्विस बुल था, है ना, स्विस बुल ऑफ USA, उसके क्रॉसिंग से कर्णफिश नई एक वैरायटी आई थी। आज भी आप देखिए वेटरनरी कॉलेज में चाहिए तो में होता क्या है, वो क्या करते हैं, जो सुपीरियर क्वालिटी के जो बुल होते हैं या जो मेल होते हैं, उनके सीमन को कलेक्ट करके और फीमेल के अंदर वजाइना के थ्रू कैथेटर का इस्तेमाल करके अंदर सीमन को ट्रांसफर कर देते हैं, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन। आर्टिफिशियल का मतलब ये है कि जिसमें आदमी के द्वारा सर्व किया जा रहा है, नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन। हस्बेंड्री क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन, क्योंकि जो इंसीमिनेशन होता है कपल के अंदर वो हस्बैंड के द्वारा किया जाता है इन दी वजाइना। यहाँ पे वो इंसीमिनेशन जो किया जा रहा है वो आर्टिफिशियल मीन से किया जा रहा है, कैथेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो वजाइना के अंदर या यूट्रस में ट्रांसफर किया जा रहा है। एनिमल के अंदर ये इस टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल होता है, उसको वहां कहते हैं AIH, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन हस्बेंड्री। वहां पे क्या कहते हैं, ये होता है हर्ड इंप्रूवमेंट के लिए एनिमल्स में। किसके लिए होता है? हर्ड इंप्रूवमेंट। क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी के जो सीमन होते हैं मेल से कलेक्ट करके आर्टिफिशियली वो फीमेल में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, तो उससे जो होते हैं जो ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे कैटर के अंदर, तो उनके अंदर वो सब सुपीरियर क्वालिटी के होंगे। उसमें क्या है, उसे क्या कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो वेटरनरी हॉस्पिटल में किया जा रहा है उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन हस्बेंड्री। उस टेक्निक को, वो जो AIS टेक्निक थी, मैं आपको बताऊं, वहां से आप ये मत फील कीजिए ये AIS टेक्निक ये मेडिकल से वहां गई है वेटरनरी साइंस में। मैं बताता हूं आपको, ये वेटरनरी में बहुत पहले से प्रैक्टिस थी। ये टेक्नोलॉजी अब ये ह्यूमंस में भी आ गई है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कुछ रिलीजियस और ये जो बैकग्राउंड है या एथिकल है या सोशल है एस्पेक्ट, उनको कौन कितना फॉलो करता है, कोई एक्सेप्ट करता है, ये उस ऊपर बेस्ड है। मेरा काम बायोलॉजिकल चीजों को पढ़ाना है, वो मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक बात है बेटा। सामाजिक रूप से क्या चीज स्वीकार्य नहीं है, वो पीपल कंसर्न को सोचना है, यानी उस कपड़। तो ये कहता, तो ये टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं है, आप ये फील करें कोई ये नई टेक्नोलॉजी आ गई साहब। ये पहले एनिमल्स में जो है हर्ड इंप्रूवमेंट के लिए थी, जिसको क्या कहते थे, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन हस्बेंड्री, जो कि वेटनरी कॉलेज के जो जितने जो स्टूडेंट हैं वो इनको भली भांति जानते हैं। अगर आपको कोई सीनियर या आपके फैमिली में कोई हो या रिलेटिव में हो तो वो आपको ये सारी बातें बता सकता है, नहीं तो मैंने आपको शॉर्ट हैंड में बता दिया। ठीक बात है। तो यहां वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। अच्छा, वो तो एनिमल्स थे, बट ह्यूमंस आर नॉट एनिमल, ऑफ कोर्स सोशल एनिमल। कुछ कहेंगे नहीं एनिमल क्यों नहीं भाई, तो भैया सोशल भी तो लगा इसमें। यहां जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो बहन भाई के होते हैं। पशुओं में बहन भाई वाला रिलेशन नहीं होता है कि F1 ब्रीड आप पढ़ेंगे आगे चलते में, F1 क्रॉस विद F1, तो ये चीजें होती हैं। ह्यूमन में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, सोशल कस्टम्स होते हैं, सब चीजें होती हैं। ओके, उनमें जाकर के अब हम अपनी टेक्नोलॉजी का AI
एआईटी टेक्नोलॉजी का मतलब है आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन टेक्नोलॉजी। इसमें होता क्या है बेसिक सुनिए, इस बेसिक क्या होता है, इसमें सीमन को डिपॉजिट किया जाता है, सीमन इज डिपॉजिटेड इन दी वजाइना और यूट्रस। तो वजाइना और यूट्रस में जब उसको डिपॉजिट किया जाएगा सीमन को, बाय यूजिंग द कैथेटर, एक कैथेटर का सहारा लिया जाता है, बाय यूजिंग, तो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन। अच्छा, चाहे तो वजाइना में या यूट्रस में, यूट्रस में अगर डाल दिया जाएगा तो और ठीक है, और जल्दी आगे को फेलोपियन तक डिस्टेंस जल्दी कवर करेगा, ये वजाइना कर सकते हैं। हाँ, जब वो सीमन कलेक्ट किया हुआ है किससे, हस्बैंड से, तो उसको कह दिया AIH, ये जो A। और अगर वो हस्बैंड से लेकर के किसी हेल्थी डोनर से है, तो उसे AID कह देते हैं, B काइंड का, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन फ्रॉम डोनर। एक्चुअली में क्या होता है, अब ये कहेंगे हस्बैंड की बजाय डोनर का कब इस्तेमाल होता है। कई ऐसी कंडीशन होती हैं, मतलब जब जाकर के डोनर से भी लेना पड़ता है। डोनर के नाम पे क्या होता है, बहुत सारी आपको बताऊं जो बैंक्स होती हैं, स्पर्म बैंक, एग बैंक, ये हैं जो क्रायो प्रिजर्व्ड कंडीशन में उसमें स्पर्म एंड एग स्टोर होते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन जो आगे बढ़ेंगे, क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि जब -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब किसी को प्रिजर्व किया जाए, इतने टेम्परेचर पर नाइट्रोजन जो गैस है वो किस रूप में होती है, लिक्विड फॉर्म में, क्रायो प्रिजर्वेशन। आपने टिश्यू कल्चर में इस टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा। नागेन स्ट्रीट ने 1973 में सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को खोजा था। ये 9th के अंदर जो आपके जो, हाँ सॉरी, ये 11वीं के अंदर जो है टिश्यू कल्चर था, उसमें था ये, आपके टीचर ने बताया होगा। नहीं बताया तो कोई बात नहीं, हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं फिलहाल में कि नागेन स्ट्रीट ने एक टेक्नोलॉजी खोजी थी, क्रायो प्रिजर्वेशन। उस क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी में -190 डिग्री सेंटीग्रेड किसी चीज को प्रिजर्व करेंगे। जब इतने माइनस पे करेंगे जिसमें जो नाइट्रोजन गैस की जिसमें होती है लिक्विड स्टेट में, तो उसमें क्या वो एसएच की एसएच रह जाती है, डिटीरियोरेशन नहीं होता उसमें, कोई उसमें खराबी या कोई चीज नहीं आती। तो ऐसी कंडीशन में तो वो होती हैं। इसमें कई प्रकार की, जैसे जीन बैंक, स्पर्म बैंक, ओवम बैंक, प्रोटोप्लाज्म बैंक, दुनिया भर के प्रोटोप्लाज्म को स्टोर करने के लिए भी है, सब चीज के लिए है। ठीक बात है। अच्छा, तो मैंने बता दिया इस टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है कि आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन में जो सीमेन को कलेक्ट किया जाता है, उसको ट्रांसफर किया जाता है, ये कब करना पड़ता है, हस्बैंड के केस में। हस्बैंड के केस में क्या है, डोनर की कब यूज होगा, जब मान लीजिए एंजियोस्पर्मिया है, ये आवाज कहां से आ रही है, एंजियोस्पर्मिया है। दूसरी कंडीशन क्या है, यानी जब हस्बैंड के अंदर जो है स्पर्म बन ही नहीं रहे, यानी स्पर्मलेस इजाकुलेशन है, तब ये दिक्कत हो गई। या कोई कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम है राइट फ्रॉम द बर्थ, या ओलिगोस्पर्मिया है। और ओलिगोस्पर्मिया में तो ये भी किया जा सकता है AIH भी, पर ओलिगोस्पर्मिया किस प्रकार का है कि उसमें बहुत कम स्पर्म है, बहुत ज्यादा वेरी लो काउंट नहीं। जनरली ओलिगोस्पर्मिया में तो AIH का इस्तेमाल करते हैं, ये होता है नहीं, एक्चुअली तो एंजियोस्पर्मिया में होता है। ठीक है। हाँ, पर एक बात ध्यान रहे, इसमें AID में जो डोनर से लिया जाएगा एंजियोस्पर्मिया, इसलिए तो मैंने कहा था ये रिलीजियस और ये एथिकल बैकग्राउंड भी होते हैं, या वो डिसाइड कर सकते हैं करना है कि नहीं करना है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो बच्चे का बाप होता है या जिससे स्पर्म लिए जाते हैं, जो डोनर होता है, उसकी कद काठी, शेप, शक्ल सूरत जो है रिजेंबल करनी चाहिए उस लेडी के हस्बैंड से। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो बच्चा बोर्न होगा तो कम से कम लगना तो चाहिए कि इन्हीं का है,
और मान लीजिए वो बच्चा है 1 मिनट के लिए अंग्रेज जैसा अपीयर रहा हो, क्योंकि जो स्पर्म थे वो किसी अंग्रेज से लिए गए थे, हैं? और जो हस्बैंड है वो जो है मान लीजिए अफ्रीकन है, तो क्या होगा उससे? अपने आप देख के मालूम पड़ जाएगा इसका बच्चा नहीं है ये। उस बच्चे के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी मान लो आगे जाकर के, तो इसलिए कहा गया है। तो उन सब चीजों को देख करके डोनर मिल जाता है। अच्छा, इस केस में क्या होता है, क्योंकि मैंने बताया ये भी 2 प्रकार का AIH, ये जो आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन हस्बेंड्री का कब इस्तेमाल होता है, ये कब इस्तेमाल होता है AIH का? एक तो होता है एक कंडीशन इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब ये होता है कि जो इरेक्शन है जो पेनिस का वो सस्टेन्ड नहीं रहता, तो इसलिए वो कॉपुलेशन पॉसिबल नहीं हो पाती, या क्वाइशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स इज नॉट पॉसिबल इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कारण, जिसको कॉमन भाषा में, लेमैन की भाषा में इंपोटेंसी भी कहते हैं। दूसरा कारण है ओलिगोस्पर्मिया, जो मैं भी आज कर रहा था, बहुत कम है स्पर्म उसमें, तो बहुत कम है तो कोई बात नहीं, उनको वॉश आउट किया जाता है स्पर्म को। वॉश आउट वाला पानी से नहीं होता, ये मेडिकल में अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है, उसको वॉश आउट करने के बाद में वजाइना में ट्रांसफर कर दिया जाता है। हाँ, इसमें जो प्रोसेस है ट्रांसफर का, उसका जो बेसिकली जो है वो क्या होता है, करीब करीब उसमें कम से कम एटलीस्ट हेल्दी 1 मिलियन स्पर्म होने चाहिए, यानी थोड़ा सा लेस देन, यानी जो है 0.5 ml से भी कम, 0.5 ml से कम सीमन का इस्तेमाल होता है, जिसमें हेल्दी एटलीस्ट 1 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, तो उसको वजाइना में या यूट्रस में डिपॉजिट किया जाता है फ्रॉम दी हस्बैंड, अगर ये दिक्कत है यहां से। यही कंडीशन उसके अंदर होती है हेल्थी डोनर से। जब ये ट्रांसफर किया था, क्योंकि आप जानते हो जो ओवम का टाइम होता है, ओवुलेशन के टाइम पे ये चीजें प्रैक्टिस की गई, और कहां किया जाएगा? हॉस्पिटल में, एक पर्टिकुलर प्लेस में, एक गायनेकोलॉजिस्ट के सुपरविजन में, वो उसको एग्जामिन कर रही होगी, वो उसको बुलाएगी डोनर को या हस्बैंड को, उससे जो है सीमेन को कलेक्ट किया जाएगा थ्रू द मास्टरबेशन टेक्निक, उससे किया जाएगा। कैसे कर दिया वो मैंने बता दिया। तो ये होती है टेक्निक, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। हाँ, पर एक बात बता दूं, इसमें जो सक्सेस रेट है वो सिर्फ जस्ट बहुत कम है, वो 20 to 40% है बस सक्सेस रेट, बच्चा होने की संभावना 20 to 40% है। पर क्या जितनी टेक्नोलॉजी थी उनमें सबसे सिंपल यही टेक्नोलॉजी है, इसलिए इसमें खर्चा औरों के मुकाबले सबसे कम आता है। इसमें कंपेटिटिव जितनी आगे होंगी ART में, तो ART का मैंने बता दिया, ठीक है। तो ART के बारे में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में पहली टेक्नोलॉजी जिसके 2 पार्ट थे, AIH और ये दोनों पूरा होगा। इसमें ये मत भूलना, इसमें जो फर्टिलाइजेशन है इन वीवो फर्टिलाइजेशन है, बॉडी से आउटसाइड नहीं है, इसमें इन वीवो फर्टिलाइजेशन है। यानी इनसाइड दी बॉडी यानी फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होना इन वीवो, और अगर वो लेबोरेटरी में होना, आउटसाइड द बॉडी होना, उसको इन विट्रो कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक बात है, तो ये मत भूलना है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस टेक्नोलॉजी को मैं बताऊं, एक अगर वुमेन में क्या हो रहा है, गैमेट्स नहीं प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि ओवरी खराब है या ओवरी को काट दिया गया, रिमूव कर दिया गया, सही नहीं थी, तो उस समय उसको जो है अगर कोई ओवम प्रोवाइड कर दे डोनर,
डोनर वो कौन हो सकती है? उस औरत की कोई बहन हो सकती है, उसकी माँ हो सकती है, कोई उसकी फ्रेंड हो सकती है, कोई भी हो सकती है, यानी गिफ्ट वो गैमेट दे दे, यानी पार्टी, तो उसको भी वहां हॉस्पिटल में बनाना पड़ेगा। वो देगी एग, तो उस एग को डॉक्टर सर्जिकल या वैसे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसके फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे, और ट्रांसफर करने के बाद में AIS टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, नेचुरल का भी, या और भी रहने से भी इसका यूज किया जाता है। गिफ्ट का मतलब तो गिफ्ट ही होता है। गिफ्ट का मतलब क्या है? गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, जी से गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, यानी उस फेलोपियन ट्यूब में, मैं बना के दिखाता हूं छोटा सा शॉर्ट में। ये है फेलोपियन ट्यूब। तो यहां क्या होता है, वजाइना के थ्रू होते हुए यहां पहुंचा दिया जाएगा किसी और का है, तो किसी का और तब पहुंचाया जाएगा जब उस लेडी में खुद में एग प्रोडक्शन ना हो, यानी ओवुलेशन ना हो। ओवुलेशन ना हो तो मतलब ओवरी सही से काम कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसमें एग को एक गायनेकोलॉजिस्ट के सुपरविजन में वो यहां पहुंचा देगी, और उस समय क्या हो जाएगा, ऐसे भी किया जा सकता है, यानी इसमें इसी का, और उसके बाद में उस लेडी के हस्बैंड के द्वारा उसे फर्टिलाइज कराया जा सकता है। उसको हम गिफ्ट ट्रांसफर में भी काउंट कर लेंगे। गिफ्ट ट्रांसफर कब किया जाता है इसका इस्तेमाल, गिफ्ट ट्रांसफर का, कि जब कोई लेडी इस पोजीशन में नहीं है कि वो एग प्रोड्यूस कर सके या वो ओवुलेट कर सके। वो कब हो सकता है? मैंने कहा एंडोमेट्रियोसिस हो गई थी, आपने देखा तो ओवरी की भी इंफ्राइड हो गई थी, ओवरी को निकालना पड़ गया। या ऐसा भी हो सकता है कि उसकी जो ओवरी जो है फंक्शनल स्टेट में ना हो। ओवेरियन भी होते हैं कैंसर, तो ओवरी दोनों रिमूव हो गई है, तो है, तो गिफ्ट में भी ऐसा हो सकता है। तो उस समय उसको जो है गिफ्ट मिलेगी, किसकी एग की। हालांकि गिफ्ट का मतलब वो गिफ्ट नहीं है, यहाँ ये गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, यानी यहां पहुंचाया गया। तो यहां तक कैसे पहुंचाया जाएगा? वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं बेटा, वो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, यहां से लेकर अंदर जो है वो पंप करके यहाँ पे पहुंचा देंगे। उसके बाद में उसको फर्टिलाइजेशन दो वे से किया जाता है। एक तो जो नेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उससे, पर उसमें चांसेस होंगे कम, तो क्या हो जाए, होता है कि उसमें किसको हस्बैंड को बुलाएंगे, उसका जो है वही मैंने कहा वाश आउट करके सीमेन को जो है सीधा यूट्रस के थ्रू ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि वो अंडर बिल्कुल एग्जामिन में हो रहा है प्रोसीजर, तो वो जाकर किसी को फर्टिलाइज कर सकता है। ये जो चीज है ऐसे भी किया जा सकता है। मैं जो कह रहा हूं, ऐसा जो केस होता है वो कंटिन्यूअस में 2 से लेके 3 दिन तक करना पड़ता है। क्योंकि मैंने कहा था ना क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जब उसके 20 to 40% चांस ही सक्सेस रेट के हैं उसके, तो क्या हो गया, पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में हो जाए, दूसरी बार में ना हो, तीसरी बार में हो जाए, और फिर भैया अगर हो ही नहीं तो फिर ठीक है, छोड़ दीजिए उसको। आगे ना बात समझ में मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाहता आर्टिफिशियल इंस्पिरेशन में ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंस्पिरेशन टेक्निक का सहारा अगली टेक्निक गिफ्ट में भी किया जा सकता है। मेरा मतलब ये नहीं था उसमें गिफ्ट है ही है मस्ट, गिफ्ट कोई इस AIS का पार्ट नहीं है या आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं है। वो तो मैंने ये कहा गिफ्ट के अंदर इस टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जा सकता है, जो अगली एक टेक्नोलॉजी होती है जिसे कहते हैं गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब क्या होता है, अगर किसी लेडी के अंदर गैमेट की प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है, गैमेट उसका गैमेट क्या होता है, अरे भाई जब वो लेडी है तो गैमेट के नाम पर स्पर्म तो पॉसिबल नहीं है यार, ये कोई कहने जरूरत थोड़ी होती है। तो ये तो ऑफ कोर्स क्या नहीं है, ओवुलेशन नहीं हो रही है, यानी
एग नहीं बन रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको एग कौन देगा? वो अपने रिलेटिव से ले सकती है। वो रिलेटिव कौन हो सकती है? उसकी बहन हो सकती है, उसकी माँ हो सकती है, वो उसकी कोई फ्रेंड हो सकती है, वो क्लोज रिलेटिव हो सकता है, या वो किसी जो है एग बैंक से जाके कलेक्ट कर सकती है। अच्छा, उसके बाद ऐसी जो फर्टिलाइजेशन होगी वो भी इन वीवो फर्टिलाइजेशन। उस समय दो कंडीशन है, उस एग को फर्टिलाइज बाहर भी कराया जा सकता है। बाहर का मतलब लैब में। अगर लैब में कराया जाएगा तो उसे कहेंगे इन विट्रो। उसे क्या कहेंगे? इन विट्रो। और अगर उसको बॉडी में ट्रांसफर कराने के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स से उसकी कंस्यूमेंट हो रही है या आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन टेक्निक से हो रही है, तो उसे कहते हैं इन वीवो। इन वीवो और इन विट्रो में फर्क सीख लीजिए। इन विट्रो का मतलब होता है कि जो फर्टिलाइजेशन है आउटसाइड द बॉडी, और इन वीवो का मतलब इनसाइड द बॉडी। तो गिफ्ट के केस में दोनों ही कंडीशन से फर्टिलाइजेशन कराई जा सकती है, इन विट्रो भी और इन वीवो भी। इन वीवो में आप आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन टेक्निक का भी सहारा ले सकते हैं, या सिंपली जिस समय उसके जो एग ट्रांसफर किया गया है उस टाइम पीरियड पे हस्बैंड से कहा जा सकता है फॉर कोहैबिटेशन। पर फिर वही बात है कि सक्सेस कितना रहेगा ये दूसरा मैटर हो जाता है। ठीक बात है। इसलिए बेटर होगा वो आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन टेक्नोलॉजी से ही किया जाए। ठीक है। दूसरा क्या होता है, या गिफ्ट किसी ने कर दिया, अच्छा उस एग को फर्टिलाइज लेबोरेटरी में करवा दिया, और जब वो एम्ब्रियो स्टेज में आ गया तो उसको ट्रांसफर करा लिया, तो वो तो ये तो क्या हुआ, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम हुआ ना। अच्छा, जो गिफ्ट देगी लेडी एग और जो बच्चा बनेगा तो उसकी एक्चुअली बायोलॉजी की मदर तो वो होगी ना। जिस लेडी में ये जो एग डेवलप करेगा, जिसने ये लिया है किसी से, जो खुद लेडी खुद अपने आप में रेसिपिएंट है, तो वो टेक्नोलॉजी वो लेडी उस बच्चे की क्या होगी, सरोगेट मदर या फॉस्टर मदर। सरोगेट और फॉस्टर मदर। वो क्या होगी, सरोगेट मदर या फॉस्टर मदर। बायोलॉजी मदर कोई और होगी। आगे समझ में। अच्छा, अगर वो एग उसी का है और वो फर्टिलाइज बाहर कराया जा रहा है और उसी में उसने अपनी बॉडी में इंजेक्ट कराया, खुद ही का एग है, तो वो तो उसकी बायोलॉजी मदर वही है और ओरिजिनल मदर वैसे भी मदर उसकी वही है। हाँ, आपको एक मैं हिस्टोरिकली बैकग्राउंड में एक बहुत मजेदार एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने बिल क्लिंटन का नाम नहीं सुना होगा, जो यूएस के प्रेसिडेंट रहे। आप जानते हैं बिल क्लिंटन के जो अपने पीछे ये नाम क्लिंटन लगाते थे, ये इनके बायोलॉजिकल फादर का नाम नहीं था, क्योंकि इनकी मां का तलाक तो जब ये पैदा नहीं हुए थे, जब ये प्रेगनेंसी कंडीशन में था अपनी मां के पेट में, उसी समय तलाक हो गया था। वो तो जिस पर्सन ने इनकी मां से मैरिज की थी उसका नाम क्लिंटन था। तो जो क्लिंटन वर्ड था इसके फॉस्टर फादर से था। फादर का मतलब क्या होता है, पालन करने वाला। तो फादर वो जो है फादर जो था वो पालन करने वाला था। ठीक है ना। तो मैंने ये बताया, तो वो एक किस्म का फॉस्टर फादर कहा जा सकता है। मैं ये बता रहा हूं, इसको आप कहते हैं ना स्टेप फादर। पर उसने अपना नाम जो है, अपने जो ओरिजिनल बायोलॉजिकल फादर कौन था, नो मीनिंग फॉर हिम, क्लिंटन के लिए। क्योंकि ये बात बता दूं आपको मैं, ये प्रसिद्ध है, जब क्लिंटन के जो फादर जो उसका बायोलॉजिकल फादर मरा था, तो वो एक दिन के लिए भी, एक मिनट के लिए भी विचलित नहीं हुए थे। जबकि वेरस जब क्लिंटन के जो जिसका नाम उन्होंने यूज किया था, जब वो एक्सपायर हुए थे, तो कहते हैं 2 या 3 दिन तक क्लिंटन किसी काम पे नहीं गए थे। ही वाज एट द टाइम प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और आप जानते हो यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट होने का मतलब क्या था, फर्स्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ।
ये होता है। तो ये नहीं है कोई पेरेंटहुड सब इन्हीं टेक्नोलॉजी से आए। पेरेंटहुड के लिए बहुत से बच्चे हैं, डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन हैं, ऑर्फेंड हैं बच्चे, इतने हैं, उनको भी लेकर के अपनी पेरेंटहुड शांत की जा सकती है। पर ये सिलेक्शन करना और है। और इंडिया में तो ये लीगल भी है, अडॉप्शन लीगल अडॉप्टेड सिस्टम है इंडिया में, उससे किया था। पर मुझे पहले ये टेक्नोलॉजी पता नहीं है, तो ठीक है। तो गिफ्ट वाली तो काम मैंने आपको बता दिया। गिफ्ट क्या होता है? गिफ्ट तो कुछ नहीं, गिफ्ट उस समय एक्सरसाइज किया जाता है। गिफ्ट गैमेटिक इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमेटिक कह लीजिए, गैमेट कह दीजिए, एक ही बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये कब इस्तेमाल किया जाता है? जब व्हेन ए वुमन इज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द एग, तो उस समय दोनों टेक्नोलॉजी में से कोई भी इस्तेमाल की जाती है। एक इन विवो फर्टिलाइजेशन किया जा सकता है उसको गिफ्ट करने के बाद, या दूसरा क्या हो सकता है उसमें, आप जानते हो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो अभी मैं आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बता दूंगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कैसे ये इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। तो दूसरी है IVF, जो आपने खूब नाम सुना होगा। IVF ET इस नाम से, इसका कौन भाषा में कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसका मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आगे ET का मतलब होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर। ये बताऊंगा क्या होता है। देखो बेटा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि ये डॉक्टर, इसमें हाई डिग्री ऑफ प्रिसाइजेशन चाहिए, हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन, और इसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए। इसमें क्या करते हैं? एग एंड स्पर्म पहले इनकी एक सूटेबल कंडीशंस पर, एप्रोप्रिएट कंडीशन पर कल्चरिंग होती है, यानी आप इसको जो है कैपेसिटेशन वो भी कह सकते हैं। जैसे आपको पता है स्पर्म जो है, लास्ट टाइम बोला था कि स्पर्म जब कोई फर्टिलाइज करता है ओवम से, तो उससे पहले वो कुछ पीरियड फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन में जाता है, जिससे हम कैपेसिटेशन कहते थे। पर एक बता दूं मैं, कुछ कैपेसिटेशन करना है बहुत अच्छी बात है, पर कुछ किताबें ये भी कहती हैं कि कैपेसिटेशन कोई इंडिस्पेंसेबल नहीं है। कोई सोचे कि साहब इसके बिना तो हो ही नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है। मैं खुद जो मेडिकल की बुक्स के बारे में बता रहा हूँ, पर फिलहाल में जो हम जो कंसंट्रेट करेंगे यहाँ करेंगे। तो एग और स्पर्म की जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ कराई जा रही है? इन दी लेबोरेटरी। बाय द एम्ब्रियोलॉजिस्ट। तो ये एक आर्टिफिशियल कंडीशन में कराई जा रही है, पर उस समय सूटेबल कंडीशन वही बनाई जा रही है जो बॉडी के अंदर होती हैं, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। तो क्योंकि ये जो फर्टिलाइजेशन है लेबोरेटरी में हो रही है, इनसाइड बॉडी नहीं हो रही है, तो इसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो हुआ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद में, तो क्या होगा? एग फर्टिलाइज होने के बाद क्या बन जाएगा? जाइगोट। अब इस जाइगोट की डिवीजन होगी, यानी क्लीवेज डिवीजन। तो 2 सेल्ड होगा, फिर 2 सेल्ड से ये 4 सेल्ड होगा, 4 सेल्ड से ये 8 सेल्ड होगा, और 8 सेल्ड से फिर ये 16 सेल्ड होता है, जिसे हम मोरुला स्टेज कहते हैं, जो आपने पढ़ा था लास्ट टाइम, मोरुला स्टेज। 16 सेल्ड को मोरुला स्टेज।
और मरूला स्टेज की बात आती है 32 सेल स्टेज। जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। जब फर्टिलाइजेशन कहां होगी एग और स्पर्म की लेबोरेटरी कंडीशन, क्या बन गया जाइगोट 2n। अब ये जाइगोट में क्या होगी क्लीवेज डिवीजन, जो लास्ट टाइम आप पढ़ चुके हैं क्लीवेज डिवीजन होती है। तो पहले बनेगा 2 सेल स्टेज, 2 सेल एम्ब्रियो, ऐसे 2 सेल से फिर बनेगा 4 सेल एंड 8 सेल, 8 सेल के बाद में वो 16 सेल, 16 सेल स्टेज को मरूला, 32 सेल स्टेज को ब्लास्टोसिस्ट। जो ब्लास्टुला होता है ह्यूमन का उसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, मैमल के ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब बात सुनिए, अगर अब उसको करना है ट्रांसफर, क्योंकि ये सब कुछ एक बहुत ही एम्ब्रियोलॉजिस्ट के सामने किया, एम्ब्रियोलॉजिस्ट की सुपरविजन में हो रहा है ये सब काम, फर्टिलाइजेशन लेबोरेटरी कंडीशन हो रहा है। तो उस समय क्या होता है, उस समय क्या होता है, अगर यही एम्ब्रियो 2 सेल से लेकर के एम्ब्रियो, तो मैंने आपको पहले भी बताया था एम्ब्रियो कहां तक वर्ड यूज किया जाता है 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक, 8वें वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक एम्ब्रियो ही वर्ड यूज करते हैं, ये मत भूलना। और 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी बाद में उसी को हम फीटस वर्ड यूज करते हैं, ये बात हम आपको लास्ट टाइम बता चुके हैं। फिलहाल में आप बात ध्यान से सुनिए, इसमें क्या होता है, अगर जब ये इंक्यूबेशन किया जा रहा है, उसको फर्टिलाइजेशन के बाद में कल्चर मीडिया में ग्रो किया जा रहा है, अगर 8 सेल स्टेज तक ट्रांसफर किया जाए, 8 सेल स्टेज तक ट्रांसफर कहां करते हैं, इन फैलोपियन ट्यूब, कहां करते हैं, इन दी फैलोपियन ट्यूब। कहां पर करते हैं, फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइज्ड एग को, फर्टिलाइज्ड एग इज ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब up to the 8 cell stage, 8 cell stage, उसे कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक बात है, उसे क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसी को क्या कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। और अगर उसको 8 सेल के बाद भेजा जाए, आफ्टर 8 सेल, आफ्टर 8 सेल क्या होता है 16 सेल स्टेज में, तो कहां भेजा जाएगा, दैट इज कहां में जाएगा, इन दी यूट्रस, यहां 16 सेल यहां, या 8 सेल जाएंगे यूट्रस में, तो उसे क्या बोल देंगे, आईयूटी, इंट्रा यूटिराइन ट्रांसफर। इसको क्या बोलेंगे, इंट्रा यूटिराइन ट्रांसफर, आईयूटी, उसको बोलेंगे आईयूटी। तो ये आईवीएफ फर्दर 2 प्रकार का होता है, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ईटी या यूटी। ठीक है, ये बात समझ आ गई बच्चों आपको, ओके। तो आई फील कि ये भी आपको क्लियर हो गई होगी कैसे होता है। तो ईटी यानी अगर वो फर्टिलाइजेशन बाहर हुई लेबोरेटरी में, 8 सेल स्टेज तक वो जाइगोट को कल्चर करके ग्रो किया और उसको कहां ट्रांसफर कर दिया, फैलोपियन ट्यूब में, तो उसको क्या कह दिया, एम्ब्रियो ट्रांसफर। और जब वो 16 सेल पे किया तो उसी को बोल दिया इंट्रा यूटिराइन ट्रांसफर। ठीक बात है, तो ये भी होगा। अब लास्ट है टेक्निक, तो अब आपको मालूम पड़ी, कोई अगर गैमेट गिफ्ट करेगा तो गैमेट गिफ्ट करेगा तो वो एग हो गया, उसकी फर्टिलाइजेशन यहीं की जा सकती है, फिर उसको आप जो ऐसे भी ट्रांसफर कर सकते हो किसी कंडीशन में जो गिफ्ट था। ठीक है ना। अच्छा, ये जो था फैलोपियन जो था एम्ब्रियो ट्रांसफर, एक्चुअली में
इसमें जो 8 सेंट तक भेजा था, 8 सेंट तक, इसको आप जिफ्ट भी कह सकते हैं। 8 सेंट तक भेजा था, इसको एम्ब्रियो ट्रांसफर भी कह सकते हैं और इसको जिफ्ट भी कह सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी में इसको जिफ्ट लिखा हुआ है, जिफ्ट। जिफ्ट का मतलब है जाइगोटिक इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोटिक इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। यानी 8 सेल स्टेज को एनसीईआरटी ने क्या माना है? डिवाइडिंग जाइगोट। क्या माना है? डिवाइडिंग जाइगोट। पर उसको आप एम्ब्रियो ट्रांसफर भी कह सकते हैं। अब मुझसे आप पूछोगे सर कि जो जिसे आप जो कह रहे थे आईयूटी, क्या वो एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं है? क्यों? हमारी डेफिनेशन के मुताबिक तो वो भी एम्ब्रियो ट्रांसफर ही है। जो हमने कहा था कि जो है कितने सेल थी, अब जो 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक एम्ब्रियो होता है तो वो भी एम्ब्रियो, तो 2 सेल से आगे वो कह सकते हो आप। तो दोनों को ही आप एम्ब्रियो ट्रांसफर कह सकते हैं, पर दोनों में अगर अंतर करना है तो आप कह सकते हो इसको जिफ्ट भी कह सकते हो 8 सेल को, और उसको आप जो है इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर भी कह सकते हो, या दोनों को एम्ब्रियो ट्रांसफर भी कह सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों आपको? ओके बेटा। अच्छा, एक था जो गिफ्ट, एक था जिफ्ट, एक था गिफ्ट। जिफ्ट का तो मतलब समझ में आ गया। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद जब 8 सेल तक एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है इन फैलोपियन ट्यूब, उसको कहते हैं जिफ्ट। ठीक है, उसको कहते हैं जिफ्ट। जिफ्ट जब 8 सेल तक ट्रांसफर करते हैं इन फैलोपियन ट्यूब आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है यही एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ईटी, आईवीएफ। ठीक है बच्चों, अब सुनिए आगे। गिफ्ट में क्या होता है? गिफ्ट में डिफरेंट, अरे गिफ्ट में तो कोई एक गैमेट देगा, उस गैमेट के साथ क्या होना है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है जैसे यहां हुआ है, या इन विवो फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है जो AIH में हुआ था, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन टेक्नोलॉजी में था। ठीक है ना, बता देता। अब लास्ट में है ICSI, एक और मेथड बचा है इसमें लास्ट, उसको कहते हैं ICSI। इसी का पूरा नाम होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन। एक नीडल के थ्रू इसमें डायरेक्टली हाईली, आप देखना कितनी हाईली प्रिसाइज कंडीशन होगी, एक माइक्रोपिपेट के सहारे या नीडल के सहारे इसमें एक स्पर्म ट्रांसफर किया जाएगा। ये स्पर्म है डायरेक्टली, हियर ए डायरेक्टली ए स्पर्म इज ट्रांसफर्ड इनटू दी स्पर्म को डायरेक्टली ट्रांसफर किया जा रहा है। एक बहुत ही नीडल टाइप होती है माइक्रोपिपेट, बहुत ही हाईली प्रिसाइज है, कितना छोटा होता है उसमें ये डायरेक्टली ये जो है ये माइक्रो इंजेक्शन होता है। इस माइक्रो इंजेक्शन के अंदर स्पर्म होता है, स्पर्म होता है अंदर, उसमें स्पर्म को यहां भेजा जाएगा एक, तो वो होता है ICSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन। ये लेबोरेटरी के अंदर टेक्नोलॉजी। आप सोचिए जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होता है वो कितना हाईली स्पेशलिस्ट होता होगा जिस इस टेक्निक कर रहा होगा, इतने छोटे से में वहां पहुंचाना, यानी वो कितने इंस्ट्रूमेंट के सहारा लेके करता हो। ये हाई प्रिसाइज
प्रोसीजर है, हाई स्पेशलाइज्ड कंडीशन रिक्वायर्ड, जिसमें डायरेक्टली एक स्पर्म को माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू अंदर खुद एग के साइटोप्लाज्म में भेजा जा रहा है, इसलिए उसके नाम पे, इस टेक्निक का नाम है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन स्पर्म, ये टेक्नोलॉजी। तो उसके बाद में फिर वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं वैसे ही है। तो ये टेक्निक क्या करती हैं, ये असिस्ट करती हैं, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोली जाती है। ये टेक्नोलॉजी असिस्ट करती हैं एक इनफर्टाइल कपल को टू हैव चिल्ड्रन थ्रू कंज्यूमेंट। क्यों बिना कंज्यूमेंट कैसे बच्चे पैदा होंगे? अब ये जितनी टेक्नोलॉजी थी, आपको बताया इन सबका उद्देश्य क्या था, या ART का क्या उद्देश्य था? वो इस टेक्नोलॉजी का यही तो उद्देश्य था कि जो कपल है उनके अंदर जो है बच्चे पैदा हो जाएं, या वो पेरेंटहुड अटेंड कर लें, टू हैव द चिल्ड्रन, यही तो था, टू हैव द चिल्ड्रन, यही तो बेसिक एम था इनका। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का जो 4 बताई थी मैंने आपको, जिसमें एक थी AIT, IVF, गिफ्ट, ICSI, इन सभी का यही तो फंक्शन था। चौथी थी ICSI, उससे पहले थी गिफ्ट, एक थी IVF, ET, दूसरी और पहली थी AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, 1, 2, 3, 4। इन सभी, ये सभी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में आती थी ART में। इन सभी का उद्देश्य क्या था? टू हैव चिल्ड्रन। अब वो चिल्ड्रन कहां से आ गए? अरे भैया कंज्यूमेंट की तो थी ना, तो कंज्यूमेंट के बाद ही तो चिल्ड्रन होंगे, ये सब थे। अब ये टेक्नोलॉजी कोई हर जगह गांव मोहल्ले में तो है नहीं, ये बहुत कम जगह पे है। इनको हाई प्रिसीजन ऑफ दी प्रोफेशनल की जरूरत है, इसमें हाईली एक्सपर्ट की जरूरत है, बहुत कॉस्टली भी हैं, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ ही लोग अफोर्ड कर सकते हैं। कुछ जगह पे हैं, दिल्ली, बॉम्बे, यहाँ पर जैसे अलीगढ़ में भी अब तो जो है IVF खूब होता है, पर ICSI वगैरह तो नहीं होते। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इन सब के पीछे उद्देश्य क्या? टू हैव द पेरेंटहुड। अच्छा, वैसे भी हमारे देश में डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन, ऑर्फन चिल्ड्रन इतने ज्यादा हैं, उनको भी माँ बाप की जरूरत है, और उसके लिए लीगल अडॉप्टेड सिस्टम है इंडिया में, उसको फॉलोड अप किया जा सकता है। लोग वहां से भी एक जो है उनमें भी अपने बच्चे देख सकते हैं, उनको भी पेरेंट की जरूरत है, और पेरेंट को भी क्या है, जिनको पेरेंट अपना शांत करना, उनको भी बच्चों की जरूरत है। तो ऐसा भी किया जा सकता है, बच्चों को भी दिया जा सकता है, पर मर्जी अपनी अपनी। एक एड आता था बड़ा अच्छा, वो हेलमेट के ऊपर था, उसमें लिखा होता था हेलमेट पहनना है या नहीं पहनना है, मर्जी है आपकी, क्योंकि सिर है आपका। उसका मतलब क्या था कि अगर कभी एक्सीडेंट होगा तो नारियल की तरह जब ये फूट जाएगा, जब तू मर जाएगा, जब तो पता लगेगा ना कि इसकी इंपोर्टेंस क्या थी। इसलिए ये तो लोगों को देके चलना है कि उन्हें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का सहारा लेना है या नहीं लेना है, उनका जमीर गवाह देता है या नहीं, वो उसको एथिकल या मोरल बैकग्राउंड पर मानते हैं या नहीं, उन लोगों को फॉलो करना। ठीक बात है। ऐसे ही आपको बताऊं बहुत सी टेक्नोलॉजी, जैसे एक चीज में MTP, मेडिकेटेड टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, ये शायद मैंने पॉइंट नहीं बताया, मुझे अब याद आ रहा है। MTP में क्या था? MTP में क्या, MTP का पर्पज रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन था? नहीं था, उसका एम ये नहीं था। वो था क्या, उसका जो इंटेंशन कुछ और था। उसका इंटेंशन था, आप जानते हो कि जो एबॉर्शन होते हैं, इलीगल एबॉर्शन होते हैं, उनको कंट्रोल करना और मैटरनल मोर्बिडिटी एंड मैटरनल मोर्टिलिटी को रिड्यूस करना था। बेसिक एम यही था। साथ में ये भी था कि जो लेडी है वो कोई ऐसा बर्डन ना रखे अपने ऊपर जैसे उस पर कोई इन्फेक्टेड रेप हो जाए और उसको उस बच्चे को जन्म देना पड़े।
तो इन सब चीज़ों से उसको उन स्टिग्मा से दूर करना था, ये था ये। पर हो क्या रहा है, एमटीपी के थ्रू पूरे वर्ल्ड वाइड 45 मिलियन से लेकर के 50 मिलियन एबॉर्शन हो रहे हैं। एमटीपी इतना हो रहा है पर ईयर वर्ल्ड वाइड, जो कि कुल प्रेगनेंसी का 1/5 है। वर्ल्ड वाइड कुल प्रेगनेंसी का 1/5 है। तो ये क्या कर रहा है, पॉपुलेशन को रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूस। पर ये कोई एम नहीं था पॉपुलेशन को रिडक्शन, ये कोई मेथड नहीं है भाई कि फिटिसाइड हटो जनसंख्या कम हो जाएगी, ये कौन सा मेथड होता है भाई? तो ये कोई मेथड नहीं था। इसलिए मैं आपसे कह रहा था ये चीजें जो है कोई मैंने नई बात नहीं बताई है बेटा, इसलिए 1-2 पॉइंट छूट सकते हैं, वो तुम्हारी एनसीईआरटी में है। ऐसा पॉसिबल है कि मैंने जब आपको ये लेक्चर आज फिनिश कर दिया टॉपिक, उसमें ही होता है। इसमें एक और बताऊंगा, एनसीईआरटी लेके आ रहा हूं। बच्चों ये एनसीईआरटी है मेरे हाथ में, इसमें एनसीईआरटी में जैसे मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के बारे में लिखा हुआ है, जिसको इंड्यूस एबॉर्शन कहते हैं, आप पढ़ना ध्यान से। ऐसे ही इसमें गेमेटिक ट्रांसफर कम और ये सब लिखा हुआ है। देखिए इसमें यहाँ पर जो है समरी में इनएबिलिटी टू कंसीव टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन इज कॉल्ड द इनफर्टिलिटी, ये सब लिखा हुआ है। ऐसे ही आप देखिए पीछे जो है स्टेटमेंट है ट्रू और फॉल्स, पीछे करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जैसे मैं यहाँ पे अभी फास्टली आपको स्टेटमेंट बोलूंगा, जैसे ए में क्या लिखा था ट्रू एंड फॉल्स में, एबॉर्शन कुड हैपन स्पॉन्टेनियसली, ट्रू, क्या हो नहीं सकता, वो हो सकता स्पॉन्टेनियसली। और कुछ ऐसी भी हैं टैबलेट, उनसे भी किया जा सकता है। मिफप्रिस्टन एक ऐसी टैबलेट है जिससे किया जा सकता है, मिफप्रिस्टन या माइप्रिस्टन। जिसको RU 486 के नाम से जानते हैं, मिफप्रिस्टन। मिफप्रिस्टन ये उन्हीं साइड पे बाइंड करती है जहां पे कौन बाइंड करता है, जहां पे प्रोजेस्टेरोन बाइंड करता है, वही बाइंडिंग साइट है। तो इसमें जब प्रोजेस्टेरोन बाइंड नहीं करने देगी यूट्रस में, तो खुद बाइंड करेगी, तो क्या करेगी, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ मिलकर के पीजीएस का मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन साथ मिलकर के इलेक्टिव एबॉर्शन काज करती है। क्या करती है, इलेक्टिव एबॉर्शन। ऐसे अबॉर्शन जो अदर देन मेडिकल रीजन के लिए होते हैं उनको कहते हैं इलेक्टिव एबॉर्शन। उसके लिए ड्रग इस्तेमाल होती है मिफप्रिस्टन, जिसको RU 486 के नाम से मिलती है। ये इसके बाइंडिंग साइट वही है जहां पर प्रोजेस्टेरोन के होते हैं बाइंडिंग सेप्टर। इसलिए जब ये यूट्रस में बाइंड करती है तो उसके बाद में यूट्रस को प्रोजेस्टेरोन को नहीं बाइंड करने देती। प्रोजेस्टेरोन काम उल्टा होता है ना, उससे बिल्कुल अपोजिट फंक्शन है इनका मिफप्रिस्टन्स का या बाइप्रिस्टन्स का, जिसको RU 486 के नाम से है। ये जब प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ में मिलती है, प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या होता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन बनाना। तो इनके दोनों के मिलने से कॉन्ट्रैक्शन बहुत जल्दी जल्दी होता है यूट्रस का, उससे क्या होता है, इलेक्टिव अबॉर्शन। तो ये चीज है इसमें मैंने जो बताया आपको, जैसे हम इसको पढ़ करके कर सकते हैं। ये है बेटा जो मेरे सामने है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये है मेरे पास, इसमें कोई लिखा हुआ नहीं किसी बात का, ट्रू एंड फॉल्स के नाम पे मैंने इस पर कमेंट कर दिया। अब इसे लिखा है इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज ए इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस ए वायबल ऑफस्प्रिंग। ये लिखा हुआ है ट्रू या फॉल्स है, तो ये चीज क्या फॉल्स है, क्योंकि इनफर्टिलिटी का काज तो वुमेन भी हो सकती है, मैन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प एज ए नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, नो, फॉल्स है, क्योंकि उसमें इंटेंस होता है, वो भी अप टू 6 मंथ। ऐसे ही क्रिएटिंग अवेयरनेस रिलेटेड इफेक्टिव मेथड है, यस ट्रू है। अब इसमें करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट है इसमें, सर्जिकल मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन नहीं, गैमेट ट्रांसफर आना चाहिए। तो सर्जिकल मेथड में गैमेट फॉर्मेशन में थोड़ी फर्क होता है, वो तो गैमेट के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करता है, इसलिए क्या आएगा इसमें, गैमेट ट्रांसफर। ऐसे ही ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर कंप्लीटली क्योरेबल, नहीं, आपने देखा है ना, जेनिटल हर्पीज थी, HIV था, हेपेटाइटिस बी थी, ये क्योरेबल नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए नोट आएगा। आगे ओरल पिल आर दी वेरी पॉपुलर कंट्रासेप्टर अमंग दी रूरल वुमेन,
रूरल नहीं आएगा। ओरल पिल्स की थोड़ी नॉलेज चाहिए थी, तो वो किसके केस में था? अर्बन के लिए था वो। इन ईटी टेक्निक एम्ब्रियो और ऑलवेज ट्रांसफर्ड यूट्रस। अरे भाई अभी आपको बताई थी ना, ईटी का मतलब क्या था? ईटी में क्या था कि जिफ्ट था जो फैलोपियन ट्यूब में, और इंट्रा यूटिराइन भी तो एम्ब्रियो था, उसको कहां भेज सकते थे? यूट्रस के अंदर। इसलिए क्या कहना चाहिए था? ऑलवेज नहीं। ठीक है ना? तो ये बात थी। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको इस एनसीईआरटी को पढ़ना है। जैसे मैंने 11 और 12 जो आपके दिया हुआ था, बहुत फास्टली पढ़ के बता दिया कैसे करेक्ट करना है। आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जब आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों। इसी के साथ मैं ये चैप्टर फिनिश करता हूं और इस यूनिट को भी फिनिश करता हूं।